तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अंश यानी कि शेयर होता क्या है। तो देखिए क्या लिखा है कि प्रत्येक अंश पूंजी वाली कंपनी की पूंजी जो है वो निश्चित राशि की छोटी-छोटी इकाइयों में विभक्त रहती है। पूंजी की इस प्रत्येक छोटी इकाई को अंश कहते हैं। अंश से हमारा अभिप्राय कंपनी की पूंजी में भाग या हिस्से से होता है। अन्य शब्दों में समझें तो कंपनी अपनी पूंजी प्राप्त करने तथा उसका बंटवारा करने की सुविधा के लिए संपूर्ण पूंजी को जिन छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित कर देती है, वे इकाइयाँ ही अंश यानी कि शेयर कहलाती हैं। देखिए, जो कंपनी होती है वो क्या करती है, क्योंकि कंपनी में जो पूंजी की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है कि अपनी पूंजी को एक छोटे-छोटे हिस्से में से 100-100 रुपए के अगर अगर 10 मान लीजिए 1 लाख की टोटल पूंजी है, तो वो 1 लाख की पूंजी को वो 100-100 रुपए के हिस्से में अगर बाँट दे रही है, यानी कि अगर एक व्यक्ति 1 अंश खरीदेगा तो यानी कि वो 100 रुपए का अंश खरीदेगा, यानी कि उसकी पूंजी कंपनी में कितनी हुई, 100 रुपए हुई। तो वही हो गया कि अब अगर वो छोटे-छोटे हिस्से में बाँट दी है उस अंश को 100-100 रुपए के हिस्से में, तो इससे क्या होगा कि कई जो छोटे लोग हैं वो लोग भी अपना उस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं और कंपनी को भी अपनी पूंजी जो है वो प्राप्त करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, वो अपनी पूंजी को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट देती है और वही हिस्से जो हैं वो अंश यानी कि शेयर कहलाते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अंश हमारे कितने प्रकार के होते हैं। जो अंश होते हैं ये हमारे मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा पूर्वाधिकार या अधिमान अंश आप इसे कह सकते हैं, इंग्लिश में इन्हें प्रेफ़रेंस शेयर कहते हैं, और दूसरा होता है समता अंश यानी कि इक्विटी शेयर। पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं ये 9 भागों में बँटे होते हैं। 9 भागों में बँटे क्या होते हैं, ये 9 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है संचयी, असंचयी, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, भागयुक्त, अभागयुक्त, शोध्य, अशोध्य और प्रत्याभूति। आइए इन सभी प्रकारों को हम लोग एक-एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो पूर्वाधिकार का मतलब क्या होता है, पहले ही अधिकार, ठीक है। यानी कैसा अधिकार, तो पूर्वाधिकार अंशों से तात्पर्य उन अंशों से हैं जिन्हें 2 पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। इन अंश के धारकों को 2 पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, पहला तो लाभांश संबंधी पूर्वाधिकार प्राप्त होता है और दूसरा कंपनी के समापन पर पूंजी के पुनर्भुगतान संबंधी पूर्वाधिकार। अब ये दोनों पूर्वाधिकार का मतलब क्या हुआ, इसे देख लेते हैं। देखिए, लाभांश संबंधी पूर्वाधिकार का मतलब है कि कंपनी के लाभों में सर्वप्रथम इसी श्रेणी के अंशधारियों को एक निश्चित दर पर लाभांश प्राप्त करने का प्रथम अधिकार प्राप्त होता है। यदि इन्हें लाभांश देने के पश्चात कुछ शेष रह जाता है तभी अन्य श्रेणी के अंशों पर लाभांश दिया जाता है, या नहीं तो नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार कंपनी के समापन के समय ऋणदाताओं का भुगतान करने के उपरांत यदि कुछ धन शेष रहता है, धन यानी कि धन अगर शेष बचा है, तो उसमें से सर्वप्रथम पूर्वाधिकार अंशधारियों को उनके अंशों के अंकित मूल्य तक धन यानी कि उनकी पूंजी लौटाई जाएगी। इसके पश्चात कुछ धन बचता है तो उसमें से अन्य श्रेणी के अंशधारियों को भुगतान किया जाएगा। फिर है कि इन अंशधारियों को कभी-कभी यह भी अधिकार दिया जाता है कि कंपनी के विघटन पर सभी प्रकार के अंशधारियों की पूंजी के भुगतान करने के बाद यदि कोई रकम शेष बचती है तो उसमें भी इन्हें हिस्सा मिलेगा। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं इन्हें सबसे पहला अधिकार तो मिलता है लाभांश संबंधी पूर्वाधिकार। इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी को लाभ होता है उनमें सबसे पहले इनके हिस्से का जो लाभ होता है उस लाभ के हिस्से में से पहले इन्हें दिया जाता है। उसके बाद अगर इनको देने के बाद ही कुछ बचेगा तो वो और लोगों में बांटा जाएगा, वरना नहीं बांटा जाएगा। दूसरा जो है वो है कंपनी के समापन पर पूंजी के पुनर्भुगतान संबंधी पूर्वाधिकार, यानी कि जब कंपनी अगर मान लीजिए समाप्त हो रही है यानी कि बंद हो रही है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दायित्वों का भुगतान करते हैं, यानी कि जो हमारे लेनदार हैं, जो हमारे ऋणदाता हैं, उनका भुगतान करते हैं। तो जब हम लोग उनका भुगतान कर देंगे ऋणदाताओं का, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा है, कुछ धन बचा है, तो जो हमारे पूर्वाधिकार अंशधारी हैं उनका जो पैसा व्यवसाय में पूंजी के रूप में लगा है, पहले उनका भुगतान किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ और आगे भुगतान किया जाएगा, अन्यथा नहीं भुगतान होगा। तो ये है पूर्वाधिकार अंश। अब देख लेते हैं कि पूर्वाधिकार अंश हमारे जो उनके प्रकार हैं उन्हें भी आगे समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश का मतलब होता है कि ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनके धारकों को समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान करने से पूर्व अपने बकाया लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार होता है, संचयी पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। देखिए, आप तो जानते ही हैं 2 प्रकार के अंश होते हैं, एक पूर्वाधिकार अंश और दूसरा समता अंश। तो समता अंश जैसे क्या होता है, जैसे हमारे किसी वर्ष कंपनी को पर्याप्त लाभ नहीं हुआ या फिर हानि हुई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी कंपनी है वो हमारे जो अंशधारी है उनको तो उस वर्ष लाभ का हिस्सा उनका दे नहीं पाएगी। तो अगर उनके पास संचयी पूर्वाधिकार अंश है तो जिस वर्ष कंपनी को लाभ होगा उस वर्ष क्या करेगी, कंपनी पहले उस साल का हिस्सा देगी जिस साल उसने उनको लाभ नहीं दिया था, यानी कि उनका जो बकाया लाभ है पहले उन्हें वो मिलेगा, उसके बाद जो उनका उस वर्ष का लाभ है उसमें वो लाभ जो है वो दिया जाएगा। यानी कि इनका जो पूर्वाधिकार है, जो लाभांश है वो क्या होता है, संचित होता रहता है, यानी कि अगर बकाया जो है तो वो उन्हें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ष दर वर्ष ही मिलेगा। जो अगर एक वर्ष में अगर उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिला है तो दूसरे वर्ष के लाभ में से उस लाभ को उन्हें क्या कहता है, भुगतान किया जाता है।
दूसरा है असंचयी पूर्वाधिकार। ये जो है ये संचयी पूर्वाधिकार अंश का जस्ट अपोजिट रहता है, यानी कि इनको जो हर वर्ष लाभ हो रहा है उस लाभ में से ही इनका लाभांश इन्हें दिया जाएगा। अगर किसी वर्ष लाभ नहीं हुआ है, कंपनी को पर्याप्त या फिर हानि हुई है, तो उस वर्ष तो इन्हें लाभ मिलेगा भी नहीं और ये लाभ जो है इन्हें आगे आने वाले वर्षों में भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्हें अपने बकाया लाभ को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता है। उसके बाद है परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनके धारकों को ये अधिकार होता है कि वो एक निश्चित अवधि के अंतर्गत क्या करते हैं, अपने अंश को, अगर वो अपने पूर्वाधिकार अंश को चाहें तो साधारण अंश यानी कि समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं। बस सिंपल सा इसका यही मतलब है कि अगर ये चाहें तो अपने अंश को क्या कर सकते हैं, साधारण अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। ये परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या है कि इन्हें ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, ये अपने अंशों को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है पांचवा कि भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश को लाभ सहित पूर्वाधिकार अंश भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि इन अंशों के धारियों को निर्धारित दर से लाभांश देने के बाद यदि कंपनी को अतिरिक्त लाभ हो तो उस लाभ में भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। अतिरिक्त लाभ वह लाभ है जो विभिन्न प्रकार के अंशों पर लाभांश देने के बाद शेष बचता है। देखिए, अगर जैसे जो पूर्वाधिकार अंशधारी हैं, ठीक है, और वो भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश अगर उन्होंने लिया है तो सबसे पहले तो उनका जो एक निश्चित दर है लाभांश का, उस दर से उनको उनका लाभांश दे दिया जाता है। उसके बाद भी अगर कुछ और अतिरिक्त लाभ बचा हुआ है, ठीक है, उतना उनका हिस्सा देने के बाद भी अगर कुछ लाभ बचा हुआ है तो उस लाभ में भी उनको हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। से जस्ट इसका अपोजिट होता है अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। इसमें क्या होता है कि इन्हें जो इनका एक निश्चित दर फिक्स है लाभांश का, सिर्फ और सिर्फ उसी दर से लाभांश मिलेगा। अगर उसके बाद कोई अतिरिक्त लाभ बचा है तो उसमें इनको हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसके बाद सातवां है शोध्य पूर्वाधिकार अंश। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अंतर्गत अंशों द्वारा सीमित एक कंपनी अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होने पर ऐसे पूर्वाधिकार अंश निर्गमित कर सकती है जिनका धन कुछ शर्तों के अनुसार कंपनी के जीवन काल में लौटाया जा सकता है। शोध्य का मतलब ही क्या होता है कि भुगतान किए जाने वाले पूर्वाधिकार अंश। और भुगतान कब कर सकती है कंपनी, जब कंपनी हमारी चल रही, देखिए जो पूर्वाधिकार अंश है या फिर कोई भी अंश है, अंश क्या होती है, कंपनी की पूंजी होती है। और पूंजी का भुगतान कब होता है, जब कंपनी समाप्त होती है या फिर बंद होती है। लेकिन अगर किसी अंशधारी के पास शोध्य पूर्वाधिकार अंश है तो उसका अगर वो चाहे तो वो अपनी पूंजी यानी कि अपना धन जो है वो कंपनी के जीवन काल में ही वापस मांग सकता है और कंपनी उसका भुगतान कर सकती है। जस्ट इसका अपोजिट होता है अशोध्य पूर्वाधिकार अंश। तो जिन पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कंपनी के समापन के समय ही किया जा सकता है, यानी कि जीवन काल, अगर जैसे हमारी कंपनी चल रही है, बीच में हम इसका भुगतान नहीं कर सकते, जब हमारी कंपनी समाप्त होगी तभी करेंगे, तो उन्हें अशोध्य पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। और दूसरा सबसे मेन बात की कंपनी अधिनियम 2013 जो है वो अशोध्य पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन की अनुमति नहीं देता, यानी कि इसको निर्गमन नहीं कर सकती है हमारी जो कंपनी होगी वो। उसके बाद लास्ट है 9वां प्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंश। तो प्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंश होते हैं जिनके जो धारक होते हैं उनको ये गारंटी होती है कि उनको एक निश्चित दर से लाभ जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी को हानि हो या लाभ हो, चाहे जो भी कंडीशन हो, उन्हें एक निश्चित दर से लाभ मिलना ही मिलना है। नोट यहाँ पर है कि मेन बात जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कंपनी अधिनियम की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार भारत में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध पूर्वाधिकार अंश ही निर्गमित किए जा सकते हैं। बाकी जो हमने अभी तक 9 प्रकार 8 प्रकार पढ़े हैं उसमें से और कोई अंश निर्गमित नहीं किया जाता है। अब दूसरा अंश का हमारे प्रकार था समतांश। अभी हमने देखा पूर्वाधिकार अंश और उनके प्रकार, अब हम लोग देखेंगे समतांश। तो समतांश क्या होते हैं, तो इन्हें प्रमुख जोखिम युक्त अंश कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंशों द्वारा सीमित पूंजी वाली कंपनी की दशा में समता अंश पूंजी वह है जो पूर्वाधिकार अंश पूंजी नहीं है, यानी कि जो पूर्वाधिकार नहीं है वही समता अंश पूंजी है। समता अंश के धारकों को लाभांश का भुगतान या फिर परिसमापन की दशा में पूंजी की वापसी तभी होती है जब पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश का भुगतान अथवा परिसमापन की दशा में पूंजी की वापसी कर दी गई हो। इन अंशधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त नहीं होता, अतः लाभांश की मात्रा का निर्धारण संचालकों द्वारा लाभ की मात्रा के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब समझिए, क्योंकि कंपनी के अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्वाधिकार और एक दूसरा समता। तो जो अंश पूर्वाधिकार अंश नहीं है वही समता अंश कहलाते हैं। लेकिन इन अंशों को जोखिम युक्त अंश क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी कंपनी को लाभ होगा तो उस लाभ में से सबसे पहले हिस्सा किसको मिलेगा, हमारे पूर्वाधिकार अंशधारियों को। उसके बाद अगर कुछ हिस्सा बच रहा है लाभ का तो ही हमारे समता अंशधारियों को उसमें से लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसलिए ये जोखिम युक्त अंश होते हैं। दूसरा जोखिम युक्त इन्हें क्यों कहा जाता है, इसलिए भी कहा जाता है कि जब कंपनी बंद होती है, जब कंपनी का समापन हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो पूंजी है वो जिन अंशधारियों ने पूंजी लगाई उन अंशधारियों की पूंजी वापस की जाती है, लेकिन उसमें भी सबसे पहले कंपनी जो है वो पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी वापस करेगी और उसके बाद अगर उसके पास और रकम बची है तभी समता अंशधारियों की पूंजी वापस होगी, अन्यथा नहीं होगी। तीसरा ये भी होता है कि जो समता अंश होते हैं इनके लाभांश का दर निश्चित नहीं होता है।
हर साल जो लाभ की मात्रा होती है उसमें पूर्वाधिकार अंशधारियों को देने के बाद जो लाभ बचता है उसके आधार पर जो कंपनी के संचालक मंडल होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि इस वर्ष जो हमारे समता अंशधारी हैं उनको किस दर से लाभ देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो इस वजह से और सबसे मेन चीज़ ये कि समता अंश जो होते हैं वो कंपनी के मेन अंश होते हैं, यानी कि सबसे प्रमुख अंश जो होते हैं वो समता अंश ही होते हैं। और इसके स्वामी जो होते हैं, जो जिन जिन धारकों ने समता अंश खरीदा होता है वो कंपनी के वास्तविक स्वामी कहलाते हैं। ठीक है, पूर्वाधिकार अंशधारी जो है वो वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं, लेकिन समता अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी कहलाते हैं। ठीक, तो ये जो हमारे 2 अंश थे, आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे अंश क्या होते हैं और अंशों के प्रकार में हमारे ये दोनों अंश क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।